हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे आज कि आपके लिए हम मापन की महत्वपूर्ण इकाइयां मात्रक एवं प्रकार से संबंधित सामान्य ज्ञान को लेके आए हैं। किससे? मापने से संबंधित। जैसा कि आप जानते हो, हमारे भारत में प्राचीन काल से ही, भारत क्या विश्व के विभिन्न देशों में बहुत पहले से ही मापन की पद्धति चली हुई है। तो ये मापन हमारा होता क्या है, मापन में हमारा क्या होता है, इस मापन की आवश्यकता क्यों हुई, मापन की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, बहुत ही पहले प्राचीन समय से लोग एक दूसरे की जरूरत की वस्तुओं की पूर्ति करते हुए आ रहे हैं। माना किसान है, किसान अपने खेतों में फसल उगा रहा है, अनाज उगा रहा है, और एक बुनकर अपने कारखाने में वस्त्रों को बुन रहा है, वस्त्रों का निर्माण कर रहा है, और एक बढ़ाई चारपाई वगैरह वह आपके लिए फर्नीचर बना रहा है। तो सभी चीजों का उत्पादन हम अपने लिए स्वयं नहीं कर सकते। अपनी जरूरतों के लिए हमें विभिन्न वर्गों के लोगों के पास जाना पड़ता है। जैसे अन्न की पूर्ति के लिए किसान के पास जाएंगे, और घर के फर्नीचर के लिए बढ़ाई के पास जाएंगे, और लोहे से बनी वस्तुओं के लिए लोहार के पास जाएंगे, और आभूषणों के लिए सुनार के पास जाएंगे। तो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य कार्य करता है, और वो अपने कार्य की देखरेख के लिए अपनी वस्तुओं का जब निर्माण करता है, सुचारू रूप से अपने काम को चलाने के लिए, और उन वस्तुओं के रख रखाव से और उनसे जो धनोपार्जन होता है, तो उसके लिए यह पद्धति होती है मापन पद्धति। कैसे? एक किसान ने अपने खेत में अनाज उगाया, तो वो देखते हैं कि कितने बोरी अनाज हो गया, बोरियों में उसे भर लिया। पहले मोटा मोटा ज्ञान यही होता था कि कितने बोरी हुआ, उसके बाद फिर आपके उसका वजन करने वाली हो गया, भार का मापन। फिर माना उसे कोई चीज खरीदनी हुई, बाजार में गया, उसने उसको वहां पे बेच दिया, 2 बोरी गेहूं, 3 बोरी गेहूं, और उसके बदले में उसने अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद ली। तो ये मापन होता क्या है? मापन होता है कि किसी भी वस्तु की माप, चाहे वो लंबाई की हो, चाहे वो भार की हो, चाहे वो द्रव्यमान की माप हो, चाहे वो तापमान की माप हो, इन सभी को एक पैमाने में अंकित करना ही माप कहलाता है। और इनका मात्रक क्या होता है कि विभिन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, विभिन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। उस मानक को ही इनका मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं? द्रव्यमान या भार किस में मापते हैं? किलोग्राम में, किलोग्राम में मापते हैं। तो ये क्या हुआ, जब हमने लंबाई को मीटर में मापा, तो ये मीटर लंबाई का एक मात्रक हुआ। क्या हुआ? मात्रक हुआ। लंबाई को मीटर में मापते हैं तो लंबाई मीटर का मात्रक हुई, यानी कि लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर। और द्रव्यमान या भार, इसको किस में मापते हैं हम? किलोग्राम में।
तो द्रव्यमान या भार का मात्रक क्या होता है हमारा? किलोग्राम होता है। अब चलिए देखते हैं विभिन्न इकाइयों के मापन। विभिन्न इकाइयों का मापन। विभिन्न इकाइयों के मापन के लिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो विभिन्न देशों में विभिन्न स्थानों पर मापन की अलग अलग पद्धतियां चली हुई थी, लेकिन इसके बाद में पूरे विश्व के लिए एक ही पद्धति लागू कर दी गई, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन सी पद्धति लागू कर दी गई? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मापन की पद्धति अंतरराष्ट्रीय। इसके लिए हम देखिए, इस पद्धति में हम विभिन्न इकाइयों को किस प्रकार मापते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लंबाई के लिए। लंबाई को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां, देखिए लंबाई को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां, तो कौन कौन सी इकाई है जिसमें हम लंबाई को मापते हैं? महत्वपूर्ण इकाइयां जो कि आपके सामान्य ज्ञान के लिए और आपकी किसी भी कंपटीशन में सहायता कर सकती है। आपको देखने को इनमें से कोई ना कोई राशि जरूर मिलेगी किसी भी एग्जाम में, कि किस राशि का क्या मात्रक है या किस राशि को किस में मापते हैं या नापते हैं और किसके बराबर कितने मीटर या सेंटीमीटर होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लंबाई को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। सबसे पहले 1 मीटर बराबर क्या होता है हमारा? 1 मीटर बराबर हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। ये छोटी इकाइयां पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि 1 डेकामीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो 10 मीटर होते हैं। और आप जानते हो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। और 1 मेगामीटर बराबर 1 मेगामीटर बराबर हमारे होते हैं 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर। 1 मेगामीटर बराबर 1000 किलोमीटर होता है हमारा। और 1 नाटिकाल मील बराबर 1852 मीटर। तो ये लंबाई को मापने की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां हैं हमारी। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। और इसकी और छोटी इकाइयां या बड़ी इकाइयां ये है, देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। और 1 मेगामीटर बराबर होता है 1000 किलोमीटर। और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। तो ये हमारे लंबाई को मापने की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। अब देखेंगे हम अक्षेत्र को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। अक्षेत्रफल को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। अक्षेत्रफल को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। अभी आपने लंबाई को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां देखी,
अब देखेंगे अक्षेत्रफल को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां कि अक्षेत्रफल को हम किस में मापते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 1 वर्ग फीट बराबर 144 वर्ग। 1 वर्ग फीट बराबर कितने? 144 वर्ग होते हैं हमारे। और 1 वर्ग यार्ड बराबर 1 वर्ग यार्ड बराबर आपके 9 वर्ग फीट। 9 वर्ग फीट। 1 वर्ग यार्ड बराबर 9 वर्ग फीट होते हैं आपके। और 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। वर्ग गज। और 1 गज बराबर 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट होते हैं हमारे। और 1 वर्ग मील बराबर 640 एकड़। देखिए ये क्षेत्रफल को मापने की हमारी महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। क्षेत्रफल आपके खेत का, आपके प्लाट का, आपके मकान का, इन सब का क्षेत्रफल। तो कैसे? देखिए कुछ को हम मापते हैं वर्ग फीट में। तो 1 वर्ग फीट बराबर 144 वर्ग होता है। और 1 वर्ग यार्ड बराबर 9 वर्ग फीट होता है। और 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है। और 1 गज बराबर आपके 3 फुट होते हैं। और 1 वर्ग मील बराबर 640 एकड़ होता है। तो ये तो था आपका लंबाई मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां और ये क्षेत्रफल को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। तो अब बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इकाइयों की ओर। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत आपको ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके। चलिए अब इसके बाद देखते हैं दूरी को मापने की इकाइयां। दूरी मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। दूरी मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। दूरी के लिए आपको चलिए बताते चलें। 1 फुट की दूरी, 1 फुट की दूरी में होते हैं हमारे 12 इंच। 1 फुट दूरी बराबर 12 इंच। और 1 मील बराबर, 1 मील की दूरी बराबर 1760 यार्ड। 1760 यार्ड होते हैं हमारे। और 1 यार्ड बराबर 1 यार्ड बराबर हमारा 3 फुट। 1 यार्ड बराबर कितना होता है? 3 फुट होता है। तो ये हमारी दूरी मापने की इकाई है कि फुट में नापते हैं, मील में मापते हैं, यार्ड में मापते हैं। और ये इनका मापक हो गया कि 1 फुट में हमारे 12 इंचीज होते हैं। और 1 मील हमारे 1760 यार्ड के इक्वल होता है। और 1 यार्ड 3 फुट के बराबर होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ और मात्रा को मापने की इकाइयां। मात्रा को मापने, मात्रा को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। तो मात्रा को, कौन सी मात्रा को किस प्रकार मापते हैं, ये इसके लिए बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आपका कि 100 मिलीलीटर, 100
मिलीलीटर, यानी कि जहां पे लिखा हुआ आता है एमएल, एमएल का मतलब मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर बराबर 10 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर। 100 मिलीलीटर बराबर 10 सेंटीलीटर, और 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर बराबर आपका 1 लीटर, और 1 लीटर बराबर 100 सेंटीलीटर, और 1 किलो लीटर बराबर, बड़ी इकाई जो है हमारी, 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर। तो ये आपकी मात्रा को मापने वाली इकाइयां हैं, क्वांटिटी को, ठीक है। क्वांटिटी को मेजर करने वाली इकाइयां हैं आपकी 100 ml इक्वल होता है 10 सेंटीलीटर के, और 1000 ml 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर के बराबर आपका, और 1 लीटर होता है आपका 100 सेंटीलीटर के बराबर, और 1 किलो लीटर आपका होता है 1000 लीटर के बराबर। चलिए अब और इकाइयां देख लेते हैं आपकी, कि किस प्रकार से और इकाइयों का मेजरमेंट होता है, यूनिट्स का मेजरमेंट होता है। यह आपने मात्राओं के लिए देखा, अब हम आपको बता रहे हैं भार को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। किसको? भार को मापने की। तो यहां पे लिखते हैं हम, भार को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां, मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। तो भार को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयों में अब आपको हम बताते चले कि क्या होता है हमारा। तो अब देख लेते हैं भार को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। भार को हम किस में मापते हैं? चलिए देख लेते हैं। 1 ग्राम, ग्राम, ग्राम में भी मापते हैं। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। ये बहुत छोटी इकाई है हमारी, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम अक्सर एग्जाम में दे दे, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ बनता नहीं है क्या पूछ बैठे, तो इसलिए हम आज आपको एक वीडियो में सब कुछ क्लियर करा देंगे। 1000 ग्राम बराबर, ये तो था 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, और 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बराबर कितना हमारा? 1 किलोग्राम होता है, और 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। 10 हेक्टोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 10 हेक्टाग्राम होता है। और 1 क्विंटल बराबर, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर कितने? 100 किलोग्राम के बराबर। और 1 टन बराबर, 1 टन, 1 टन किसके बराबर होता है हमारा? 1000 किलोग्राम। तो ये हुई भार को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है।
भार को हम किस में मापते हैं? ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में, बड़ी इकाई को क्विंटल में और उससे बड़ी इकाई को टन में मापते हैं। तो क्या कहा है? 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम और 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। अब देखते हैं सहतीर व लकड़ी को मापने की इकाइयां। पुराने टाइम में कहते थे ना सतीर, तो ये होता है हमारा सहतीर। सहतीर व लकड़ी को मापने की इकाइयां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहतीर व लकड़ी को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां, को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। देखिए किसको? सहतीर व लकड़ी को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। तो सहतीर और लकड़ी को कैसे मापते हैं, चलिए देख लेते हैं। 40 घन फीट इसको मापते हैं घन में। लकड़ी और सहतीर को किस में मापते हैं? घन में। तो 40 घन फीट ना तरस, ना तरसा, ना तरास लकड़ी। देखिए क्या कहा है, चलिए इसे हटा के लिख देते हैं। 40 घन फुट ना तरास लकड़ी। 40 घन फीट ना तरास लकड़ी किसके बराबर होती है? 1 टन के। 1 टन यानी के 100 किलोग्राम, 10 क्विंटल के बराबर। ना तरास, और ये जो ना तरास वर्ड आपको दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि लकड़ी पर कोई काम नहीं हुआ है। जैसे पेड़ कटा वैसे के वैसे आपके वहां पे आ गया, ना तो उसकी ऊपर की छिलन उतारी गई ना कुछ, तो इसका मतलब होता है ना तरास। तो ये ना तरासी हुई लकड़ी है जो कि तो आपके वहां पे आ गई गोदाम पे। तो 40 घन फीट ना तरास लकड़ी 1 टन के बराबर होती है। और 50 घन फीट तरास लकड़ी या तरासी लकड़ी 1 टन के बराबर होती है। देखिए 40 घन फुट तो ना तरासी लकड़ी 1 टन के बराबर होगी, और 50 घन फुट तरासी हुई लकड़ी 1 टन के बराबर होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तरासी हुई लकड़ी और ना तरासी हुई लकड़ी। इसके बाद देखते हैं खगोलीय मापों की महत्वपूर्ण इकाइयां। खगोलीय दूरी, उपग्रहों की खगोल की दूरी। तो चलिए आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने अब आपको दूरी मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां बताई हैं। 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 मील बराबर 1760 यार्ड, 1 यार्ड बराबर 3 फुट। और मात्रा को मापने की इकाइयां आपको बताई हैं। 100 मिलीलीटर बराबर 10 सेंटीलीटर के, और 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर के, और 1 लीटर बराबर 100 सेंटीलीटर, और 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर। और इसके बाद हमने आपको भार को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां बताई हैं कि भार को हम किस में मापते हैं? तो ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में, हेक्टोग्राम में, क्विंटल में और टन में। ये सब हमने लिखवाया कि किसके बराबर कितना होता है मात्रा। उसके बाद हमने सहतीर व लकड़ी को मापने की महत्वपूर्ण इकाई आपको बताई। कहा है कि 40 घन फुट ना तरासी हुई लकड़ी, जो कि जो लकड़ी वो उसका कितना होता है? 1 टन। और 50 घन फीट तरासी हुई लकड़ी कितना होगा? 1 टन के बराबर। तो हम लकड़ी और सहतीर को किस में नापते हैं? घन फीट में मापते हैं। और एक बात और ध्यान रखते हैं कि तरासी हुई है या ना तरासी हुई लकड़ी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम कुछ और इकाइयों की ओर, फिर मापते हैं कुछ और इकाइयों को, देखते हैं किसको किस में मापते हैं। चलिए अब इसे हटा देते हैं। यह आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी होने वाली है, जिसके प्रयोग से आप अपनी नॉलेज
और अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। नॉलेज से तो ये है कि आप बहुत सारी जानकारी आपको आज मिल जाएगी, मीटर, किलोमीटर और किस वस्तु को किस में मापा जाता है, ये सब। चलिए अब देखते हैं खगोलीय दूरियों को कैसे मापते हैं, खगोलीय मापों की महत्वपूर्ण इकाइयां। खगोलीय मापों की महत्वपूर्ण इकाइयां, मापों की महत्वपूर्ण इकाइयां, महत्वपूर्ण इकाइयां। तो देखते हैं खगोलीय दूरियों की महत्वपूर्ण इकाइयां क्या है हमारी। खगोलीय दूरी को हम किस किस में मापते हैं, चलिए देखते हैं। खगोलीय, एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है? एक खगोलीय इकाई एक खगोलीय इकाई बराबर आपका होता है 9,28,97,400 मील। एक खगोलीय किसके बराबर होता है ये? तो चलिए देख लिया हमने, ये बता दिया कि एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई 9,28,97,400 मील के बराबर होती है। अब देखते हैं प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 59 खरब, कितना? 59 खरब मील। एक प्रकाश वर्ष की कितनी दूरी होती है? 59 खरब मील। और आप जानते हो एक मील बराबर कितना होता है? एक मील बराबर होता है 1750 यार्ड आपके, ठीक है, 1750 मीटर या 1800 नॉटिकल मील के बराबर। अब इसके बाद देखते हैं एक पारसेक। एक पारसेक किसके बराबर होता है? 3.259 प्रकाश वर्ष। ये होता है प्रकाश वर्ष के बराबर, 3.259 प्रकाश वर्ष के। एक पारसेक इससे भी बड़ी दूरी होती है प्रकाश वर्ष से। तो ये हो गया खगोलीय दूरी को मापने वाला। अब देखते हैं कि सूती, जो हमारे सूती धागा होता है, सूत का धागा, उसको माप की महत्वपूर्ण इकाई। सूती धागे को माप की महत्वपूर्ण इकाई, माप की महत्वपूर्ण इकाई सूती धागों को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। तो चलिए देख लेते हैं किस में मापते हैं। 120 गज, 120 गज किस में मापते हैं? गज में मापते हैं। तो 120 गज बराबर होता है 1 लच्छी। यदि आपका 120 गज धागा है, किस में नापते हैं हम धागे को? सूती धागे को गज में, कि 10 गज, 20 गज, 50 गज। यदि 120 गज धागा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूरी 1 लच्छी। क्या बोलते हैं? 1 लच्छी। और 7 लच्छियां किसके बराबर होती हैं? 7 लच्छियां, 7 लच्छियां होती है 1 गुंडी के बराबर। 1 गुंडी, 7 लच्छियां बराबर होती है हमारी 1 गुंडी।
और 18 गुंडियों का बनता है हमारा 18 गुंडियां बराबर होती है एक स्पिंडल की। एक स्पिंडल 18 गुंडियां मिलाकर बनाती है एक स्पिंडल को, और 7 लच्छियां एक गुंडी को बनाती हैं, और 120 गज धागा एक लच्छी को बनाता है। इस प्रकार से ये आपने सूती धागे की माप की महत्वपूर्ण इकाई देखी। और अब देखते हैं हम विद्युत को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। किसको मापने की? विद्युत को, विद्युत धारा को। यहां पे हम लिखते हैं विद्युत को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। महत्वपूर्ण इकाइयां तो विद्युत को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयों में सबसे पहले हमारा क्या है वो लिखते हैं, और उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा। सबसे पहले विद्युत को हम किस में मापते हैं? वोल्ट के। कितने वोल्ट आ रहे हैं ऐसे बोलते हैं ना आपके घरों में कि आज तो वोल्ट बहुत कम है, वोल्टेज कम है, हमारा फ्रिज नहीं चल रहा है, वॉशिंग मशीन प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। क्यों? बिकॉज वोल्टेज इज लो। क्योंकि वोल्टेज बहुत ही लो है, काफी लो वोल्टेज है, कम वोल्टेज है। तो हम विद्युत धारा को किस में मापते हैं? वोल्टेज में मापते हैं। ये लिखेंगे वोल्ट। और ये होता क्या है? वोल्ट। चलिए, किसी एक ओम, किसी एक ओम, OHM, ओम, किसी एक ओम प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध किसी एक ओम प्रतिरोध से होकर 1 एम्पियर करंट, 1 ओम प्रतिरोध से होकर 1 ओम करंट या 1 एम्पियर, एम्पियर करंट को गुजारने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, करंट को गुजारने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे वोल्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे 1 वोल्ट कहते हैं। उसे 1 वोल्ट कहते हैं। देखिए वोल्ट हमारा क्या होता है। विद्युत धारा को मापने वाली महत्वपूर्ण इकाइयां क्या है? वोल्ट कि किसी एक ओम प्रतिरोध से होकर 1 एम्पियर करंट को गुजारने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उसे 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं उसे। उसके बाद आता है आपका एम्पियर। ये एम्पियर क्या है? एम्पियर जो करंट किसी 1 ओम प्रतिरोध को आर पार 1 वोल्ट विभवांतर पैदा कर दे, यानी कि जो करंट किसी 1 ओम प्रतिरोध में 1 वोल्ट का करंट पैदा कर दे तो उसे एम्पियर कहते हैं। जो करंट
1 ओम विभवांतर 1 ओम प्रतिरोध, जो करंट 1 ओम प्रतिरोध में आर पार 1 वोल्ट 1 वोल्ट विभवांतर पैदा करे, विभवांतर पैदा करे, उसे एम्पियर कहते हैं। अब देखते हैं 1 वाट बराबर 1 वाट बराबर 1 जूल, 1 वाट बराबर 1 जूल हमारे, और 1 अश्व शक्ति बराबर, ये बड़ा मात्रक है हमारा, 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। 1 अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं हमारे? 746 वाट। और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। कितने? 1000 वाट, यानी कि 1.5 अश्व शक्ति। क्यों? क्योंकि 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, और ये कितने हैं हमारे? 1000 वाट, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे? 1.5 अश्व शक्ति के बराबर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे हमने खगोलीय मापों की महत्वपूर्ण इकाइयां देखी है कि एक खगोलीय इकाई बराबर 9,28,97,400 मील, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 59 अरब मील, और एक पारसेक बराबर 3.259 प्रकाश वर्ष। तो ये खगोलीय दूरियों का मापक हो गया आपकी इकाइयां। और ये सूती धागे को, सूती धागा, ये यहां पे लिखेंगे हम, सूती धागे, सूती धागे को माप की, सूती धागे के माप की महत्वपूर्ण इकाई 120 गज में होती है 1 लच्छी, और 7 लच्छियां होती है 1 गुंडी के बराबर, और 18 गुंडियां होती है 1 स्पेंडल के बराबर। अब हमने देखा विद्युत को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। तो विद्युत को हम किस में मापते हैं? विद्युत को हम अपने वोल्ट में मापते हैं। कहते हैं कि आज वोल्ट अधिक आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, इस प्रकार हम विद्युत को किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। और हमने क्या देखा कि 1 वोल्ट, यानी कि ये वोल्ट होता क्या है कि किसी एक ओम प्रतिरोध में से होकर 1 एम्पियर के करंट को गुजरने में जितनी शक्ति की जरूरत पड़ती है, देखिए जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। उसके बाद हमने देखा एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। जो क्या कह रहा है, देखो, जो करंट 1 ओम प्रतिरोध में आर पार 1 वोल्ट विभवांतर पैदा कर दे, उसे एम्पियर कहते हैं। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल, और 1 अश्व शक्ति बराबर होते हैं 746 वाट, और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और 1.5 अश्व शक्ति के बराबर होता है ये 1 किलोवाट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आपको देते हैं कुछ और अच्छी इंफॉर्मेशन। चलिए इसे हटा देते हैं हम, अब बढ़ते हैं कुछ और जानकारी की ओर। तो देखिए, अब देखते हैं हम संख्याओं को मापने की इकाइयां। किसको? संख्याओं को। संख्याओं को मापने की विभिन्न इकाइयां की महत्वपूर्ण इकाइयां।
तो संख्याओं को हम किस इकाई में मापते हैं, ये हम अब देखेंगे कि इसकी महत्वपूर्ण इकाइयां कौन कौन सी है हमारी संख्याओं को मापने की। तो सबसे पहले यदि हमारी 12 इकाइयां हैं, 12 इकाइयां, 12 इकाइयों से हमारा मतलब है कि 12 नंबर है, जैसे 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि कुल संख्या कितनी है हमारी 12 है। तो इकाइयां कितनी है हमारी 12, तो उसे बोलते हैं हम एक दर्जन। 12 इकाइयों को क्या बोलते हैं, एक दर्जन। ठीक है ना। तो 12 इकाइयों को हम बोलते हैं एक दर्जन। और यदि हमारी 20 इकाइयां हैं, 20 इकाइयां हैं, तो हम इसको बोलते हैं एक विषांक। एक विषांक या कोड़ी या एक कोड़ी। तो 20 इकाइयों को हम क्या बोलेंगे, एक विषांक या एक कोड़ी। इसके बाद यदि हमारे 12 दर्जन हैं, 12 दर्जन, तो 12 दर्जन को बोलते हैं हम एक ग्रुस। एक ग्रुस। और यदि हमारे 5 गुड्डी कोड़ी, यदि हमारी 5 कोड़ी या गुड्डी है, तो ये होती है हमारी 100 इकाइयों के बराबर। देखिए 20 इकाइयां एक कोड़ी और 5 कोड़ी किसके बराबर होंगी, 100 इकाइयों के। तो 100 इकाइयां या सैकड़ा, ऐसे कह सकते हैं हम इसको। 5 कोड़ी किसके बराबर होंगी हमारी, 100 इकाइयों के या एक सैकड़े के बराबर। तो ये हो गया संख्याओं की माप। अब देखते हैं समुद्री दूरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री दूरी की माप की महत्वपूर्ण इकाइयां समुद्री दूरी की महत्वपूर्ण इकाइयां, कि समुद्री दूरी को हम किस में मापते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 6 फुट किस में मापते हैं, फुट में। 6 से शुरू करते हैं। 6 फुट बराबर 1 फैदम। 6 फुट बराबर हमारा 1 फैदम होता है। और 100 फैदम, 100 फैदम बराबर हमारे होते हैं 1 केबल की लंबाई। 1 केबल, 100 फैदम किसके बराबर, 1 केबल की लंबाई के। 1 केबल की लंबाई, ये 100 फैदम 1 केबल की लंबाई के बराबर होते हैं। और 1000 फैदम, 1000 फैदम बराबर 1 समुद्री मील। 1 समुद्री मील। और 360 डिग्री पर क्या बनेगा हमारा, 360 डिग्री, एक वर्ग। 360 डिग्री, देखिए ये एक चतुर्थांश होता है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ऐसे अगर किया जाए यूं, तो कितने अंश का कोण बना हुआ है यहाँ पे, 90 का। और ये यहाँ पे भी 90 का, और ये इधर को 90 का, और ये इधर 90 का। तो उसने कहा है 360 डिग्री। तो 9 चौक 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो ये टोटल बन गया 360 डिग्री। और 360 डिग्री पे क्या बनता है हमारा, एक वर्त बनता है।
360 डिग्री पे क्या बनेगा, एक वर्त बनेगा। तो ये तो थी आपकी समुद्र की, कि समुद्र की दूरी की माप की महत्वपूर्ण इकाइयां। 6 फुट में 1 फैदम और 100 फैदम होता है 1 केबल की लंबाई के बराबर, और 1000 फैदम होता है 1 समुद्री मील, और 360 डिग्री का बनता है हमारा एक वर्त। ये तो थी कुछ इस प्रकार से जानकारी। अब देख लेते हैं कागजों को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। अभी तक आपने विभिन्न इकाइयों को मापने की इकाई देखी है, अब देखते हैं कागजों को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। कागजों को किस में मापते हैं? कागजों को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां महत्वपूर्ण इकाइयां कागजों को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानकारी। चलिए देखते हैं 24 ताव। 24 ताव, 24 ताव किसके बराबर होता है? हमारे एक दस्ता। 24 ताव का बनता है एक दस्ता, यानी कि 24 तय। कागज की 24 तय को बोलते हैं एक दस्ता, और 20 दस्ते बराबर होते हैं, 20 दस्ता बराबर एक रिम। एक रिम, 20 दस्ते मिला के क्या बनाते हैं? एक रिम। कागज को हम इसमें मापते हैं, दस्ते में, रिम में, ठीक है। और 2 रिम होते हैं एक बंडल के बराबर। 2 रिम बराबर एक बंडल, ये बड़ी मात्रक हो गया, एक बंडल। और 5 बंडल मिलके बनाते हैं एक बेल। 5 बंडल बराबर एक बेल। यहां से आप देख सकते हो हम कागज को किस में मापते हैं? ताव में, दस्ता, रिम। ताव में मापते हैं, दस्ता में मापते हैं, रिम में, बंडल में और बेल में। और हमने आपको बताया है कि किसके बराबर कितना होता है। तो चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं ताप को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां, कि ताप को कैसे कैसे और किस रूप में मापा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। तो ताप को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां, सबसे पहले ताप को हम मापते हैं सेंटीग्रेड में। किसमें बताते हैं आपको? सेंटीग्रेड में बताते हैं। सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड होता क्या है? चलिए इसके बारे में हम आपको बता दें, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी आपको देते चलेंगे सेंटीग्रेड की, कि ये सेंटीग्रेड होता क्या है। इस माप में क्या होता है? इस माप में जल का हिमांक जीरो बिंदु हिमांक का मतलब जानते हो? जमना। किसी भी वस्तु का जमना उसका हिमांक कहलाता है, ठीक है। 0 बिंदु माना जाता है। और कवथनांक, कवथनांक का मतलब उसका वाष्प में परिवर्तित होना, उबलना, बाउल होना किसी वस्तु का, ये तो है हिमांक। और अब बात करेंगे कवथनांक। क्या कहा है? इस माप में जल का हिमांक 0 बिंदु माना जाता है, और कवथनांक को कितना माना जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक को माना जाता है। माना जाता है, ये माना जाता है। और क्या कहा है कि शरीर में रुधिर का ताप, शरीर में रुधिर मतलब हमारे रक्त का ताप, कहते हैं ना मनुष्य का टेम्परेचर कितना होना चाहिए डिग्री में सेंटीग्रेड में, तो 36.8 होना चाहिए। तो शरीर में रुधिर का ताप, रुधिर का ताप 36.8 डिग्री, 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड होता है। ये तो है बात सेंटीग्रेड की। क्या होता है सेंटीग्रेड के, इसमें जो जल का हिमांक है वो 0 बिंदु सेल्सियस, 0 बिंदु माना जाता है, और जो उसका क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। और रुधिर का ताप कितना होता है इसमें, रुधिर का ताप 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मनुष्य के शरीर का, मानव शरीर का रुधिर ताप। तो अब बात कर लेते हैं र्यूमर की। र्यूमर, ये र्यूमर क्या होता है, र्यूमर चलिए देख लेते हैं। र्यूमर के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें भी जल का जो है ये हिमांक बिंदु 0 ही होता है। इस माप में जल का हिमांक जीरो बिंदु माना जाता है, 0 बिंदु माना जाता है। और क्वथनांक कितना माना जाता है, 80 डिग्री माना जाता है। और इसका क्वथनांक 80 डिग्री, और इसका प्रयोग कहां होता है, र्यूमर का। र्यूमर का उपयोग जर्मनी में होता है, इसका उपयोग आमतौर पर जर्मनी में होता है। इसका प्रयोग आमतौर पर जर्मनी में होता है, इसका प्रयोग जर्मनी में होता है। ये देखिए परिभाषा सहित हमने आपको बताया है कि सेंटीग्रेड और र्यूमर होता क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा सेंटीग्रेड और र्यूमर के बाद फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट के बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि इसमें जल का हिमांक बिंदु 32 डिग्री होता है। इसमें जल का हिमांक बिंदु 32 डिग्री होता है। इसमें जल का हिमांक बिंदु 32 डिग्री होता है, और क्वथनांक बिंदु और क्वथनांक
212 डिग्री होता है। इसका प्रयोग कहां होता है? इसका प्रयोग आमतौर पर ग्रेट ब्रिटेन व उत्तरी अमेरिका में होता है। तो कहां पे होता है? फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर नापने में फ़ारेनहाइट का उपयोग कहां होता है? ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका में। और हमारे यहां किसका होता है? सेंटीग्रेड का। और ल्यूमर का कहां होता है? जर्मनी में होता है ल्यूमर का। ठीक है, मैं आपको थोड़ा हाईलाइटेड बना देता हूं आपके लिए। तो जर्मनी में ल्यूमर का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन व उत्तरी अमेरिका में होता है। तो इसका उपयोग कहां कहां होता है? फ़ारेनहाइट का ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका। ये आपके लिए मैंने हाईलाइटेड कर दिया है कि आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। देखिए यहां पे आपने सब कुछ देख लिया। आपको हमने बताया सेंटीग्रेड क्या होता है, ल्यूमर क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है। तो सेंटीग्रेड हमारा क्या होता है कि इसमें जल का हिमांक यानी कि जल का बर्फ जमाने वाला बिंदु 0 सेंटीग्रेड, यानी कि जल यहाँ पे 0 सेंटीग्रेड पे बर्फ में जम जाएगा, ये हो गया इसका हिमांक। और क्वथनांक मतलब कि उबलने वाला बिंदु, वाष्प बनने वाला बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और मनुष्य के शरीर का रुधिर का ताप कितना होता है? इसमें 36.8 डिग्री। ये हमारे यहाँ पे प्रयोग होता है सेंटीग्रेड। और ल्यूमर जर्मनी में प्रयोग होता है, लेकिन इसका हिमांक बिंदु 0 होता है और क्वथनांक 80 डिग्री होता है। जर्मनी में इसका प्रयोग होता है। और फ़ारेनहाइट में क्या होता है? इसका जल का हिमांक 32 डिग्री और क्वथनांक 212 डिग्री होता है। और इसका उपयोग कहां होता है? ग्रेट ब्रिटेन में, उत्तरी अमेरिका में। तो आपके लिए हमने संख्याओं को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां बताई, समुद्री दूरी को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां बताई, और कागजों को मापने की, और ये फिर बताया ताप को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। तो सब कुछ आपके लिए बहुत ही इजी बना दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं कुछ और इकाइयों की ओर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं, इसे चलिए हटा देते हैं अब। इसके बाद हम आपको बताते हैं समय को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। किसको मापने की? समय को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। समय को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां। समय को मापने की महत्वपूर्ण इकाई। तो देख लेते हैं समय को कैसे मापते हैं, किसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 60 सेकेंड। सेकंड में मापते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड बराबर हमारा कितना होता है? 60 सेकंड की बनती है हमारी 1 मिनट। 60 सेकंड की क्या बनती है? 1 मिनट। और 60 मिनट से क्या बनता है मिलकर? 60 मिनट बराबर किसके होती है हमारी? 60 मिनट बराबर 1 घंटा के बराबर होती है।
1 घंटा के बराबर हमारी 60 मिनट होती है। और 24 घंटे के बराबर हमारा क्या होता है? 24 घंटा बराबर बनता है हमारा एक दिन। एक दिन किसके बराबर होता है? 24 घंटा के। और ये हमारे 7 दिन मिलकर बनाते हैं एक सप्ताह को। एक सप्ताह को मिलकर बनाते हैं 7 दिन। 7 दिनों से मिलकर बनता है एक सप्ताह। और हम लिख सकते हैं कि 4 सप्ताह से मिलकर 4 सप्ताह से मिलकर बनता है एक माह, एक महीना। एक महीना किससे मिलकर बनता है? 4 सप्ताह से। और हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 13 चंद्र मास या 13 चंद्र महीने, चंद्र मास, 13 चंद्र मास मिलकर बनाते हैं एक वर्ष। एक वर्ष। और 12 कैलेंडर महीने, 12 कैलेंडर महीने, 12 कैलेंडर महीने मिलकर बनाते हैं एक वर्ष। एक वर्ष। और आपका 365 दिन, 365 दिन का जो होता है वो बनता है एक साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष। 365 दिन का क्या बनता है? एक साधारण वर्ष बनता है। और 366 दिन, यदि किसी वर्ष में 366 दिन हो जाए तो उससे क्या बनता है? एक अधिवर्ष। एक अधिवर्ष या लीप ईयर, जिसको बोलते हैं लीप ईयर। एक अधिवर्ष या लीप ईयर बनता है। और आपका 100 वर्ष से मिलकर क्या बनता है? 100 वर्ष किसके बराबर होते हैं आपके? एक शताब्दी। एक शताब्दी के बराबर आपके 100 वर्ष होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर समय की मापने की महत्वपूर्ण इकाइयां बताई हैं कि 60 सेकंड होती है 1 मिनट के बराबर, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 24 घंटे में होता है एक दिन, और 7 दिन पड़ता है एक सप्ताह के बराबर, और 4 सप्ताह मिलकर बनाते हैं एक महीने को, और 13 चंद्र मास यानी कि 13 चंद्र महीने मिलकर बनाते हैं एक वर्ष, और 12 कैलेंडर महीने का होता है एक वर्ष, और 365 दिन का बनता है एक साधारण वर्ष, और 366 दिन का बनता है एक अधिवर्ष या लीप ईयर। और 100 वर्षों के समय को कहते हैं शताब्दी। तो इस प्रकार से हमने आपको आज कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों के मापक बताए हैं कि किस में उन इकाइयों को मापा जाता है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपके एग्जाम में जितना आपको बताया है ये आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए, नोट्स बना लीजिए। ऐसी जानकारी आपको शायद ही कहीं मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिए।